अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 2024 के इंतखाबात के हवाले से मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आम इंतखाबात का मामला है, मैदान सज गया है और सिर्फ कुछ ही वक्त रह गया है। 8 फरवरी को सिर्फ 2 दिन है और इंतखाबी मुहिम जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से जारी है। सियासी रहनुमाओं के जल्द से जुलूस भी जारी हैं, इल्ज़ामात और बयानात भी जारी हैं, जबकि एक दूसरे पर कड़ी तनकीद का सिलसिला भी जारी है। वोटर्स का दिल लुभाने के लिए दावतें और ख्वाबों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब वोटर्स भी बाशऊर हो गया। वोटर का ये कहना है, जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, तो वो ये सिर्फ एक ही जुमला बोलते हैं, कहते हैं भाई जिसने कारकर्दगी दिखाई है बस उसी को वोट देंगे, बाकी 8 फरवरी को पता चल जाएगा। दूसरी जानिब आज यौम यकजहती कश्मीर पूरे जोशो खरोश से मनाया गया और हुकूमती सतह पर बयानात जारी किए गए। क्या हमें अपनी खारजा पॉलिसियों पर नज़र करने की ज़रूरत है? किसी जमात के मंशूर में खारजा पॉलिसी का जिक्र नहीं है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि इंतखाबी मुहिम जो आवाम को मुतासिर करने के लिए पूरे अपने ज़ोर शोर से जारी है, माजी के बरक्स इस बार इंतखाबी नताइज तस्लीम किए जाएंगे या इस दफ़ा भी तनकीद का निशाना रह गई ये इंतखाबात? खैबर से कराची तक पाकिस्तान की आवाज़ क्या होगी? बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि कराची के अवाम एक मौका दें, 5 सालों में शहर बदल देंगे। 15 सालों में पीपल्स पार्टी की जमात ने सिंध का क्या नक्शा पेश किया, इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जबकि क्या पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत थी वो अब नहीं है? पीटीआई समेत कौन सी जमात होगी जो कि सरप्राइज दे सकती है? क्या इंतखाबात के बाद सियासी और मुआशी जो सूरत हाल है, जिसका चैलेंज का जो सामना कर रहा है हमारा ये प्यारा मुल्क, उससे जान छुट जाएगी? इस्तेहकाम आ जाएगा सियासी और मुआशी तौर पर? आज़ाद उम्मीदवारों का क्या मुस्तकबिल है? कौन सी कश्ती के सवार होंगे? ये सियासी जमातें अपने मंशूर पर अमल कर पाएंगी या नहीं? जबकि पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद करती है। बिलावल भुट्टो ने एमकेएम को कहा कि नफरत फैलाने वाली ये जमात है, जबकि उनका ये भी कहना था कि एमकेएम वो वाहिद जमात है जो कि हर हुकूमत के साथ रही वजारतें लेती है और उसके बाद कराची को भूल जाती है, कहना था बिलावल भुट्टो साहब का। नईमुर रहमान साहब भी बड़े फॉर्म में हैं और बड़ी शिकायत है उनको एमकेएम से और पीपल्स पार्टी से। वो दावा करते हैं कि इन इंतखाबात में जमात इस्लामी क्लीन स्वीप करेगी। ये तमाम मौज़ूआत हमारे सामने हैं, इन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद इरफान साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करेंगे। जबकि जमाल अहमद साहब एमकेएम पाकिस्तान से हमारे साथ ऑन कॉल होंगे। सैयद फैसल अली साहब आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगी मलिक मोहम्मद इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मलिक साहब, कैसे हैं? ये अल्लाह का करम, शुक्र। आप जलसे में नहीं गए बिलावल भुट्टो साहब के? जलसे में। अच्छा, आगे जी हमारे इलाके में भी रैली थी, मुख्तलिफ जलसे थे एंड 244 के, तो उस हवाले से फिर अच्छा तो बड़े धुआंधार खिताबात का सिलसिला जारी है उनका। और वो जो 10 नुकात उन्होंने पेश किए हैं, उन्होंने कहा है कि 5 साल दे दें हमें और हम जो है ये कराची का नक्शा ही बदल देंगे। कराची का नक्शा तो अभी भी काफ़ी बदला हुआ लगता है। नहीं, आप पिछले सालों से सब कुछ देख सकती हैं। और कराची में लास्ट मेयर जो आपने देखा कि किस जमात का मेयर था, उन्होंने क्या काम किया आज। और जो वो तो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात ही नहीं थे, हमें कुछ दिया ही नहीं, फंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था। आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर एक शख्स के पास इख्तियारात नहीं हो तो उसको पहले महीने में ही पता चल जाता है, इवन 6 महीने में पता चल जाता है, साल में पता चल जाता है कि भाई आपके पास एक चीज के इख्तियारात नहीं है, तो आप वो सीट छोड़ दे। ठीक है, जब इख्तियारात का आखिरी 4 महीने में ही क्यों पता चलता है? सही। आप यानी कि पूरे 4.5 साल जो है वो सीट के मजे लें, प्रोटोकॉल के मजे लें, मराद के मजे लें, और वो अवाम जो आपको सिलेक्ट करती है उनके वोट आप सेल आउट करें और अपनी मतलब आप फैमिली को बनाएं, और आखिर में आके टीवी पे आप रोना धोना कर दें और आंसू बहाना शुरू कर दें जी इख्तियारात नहीं है। अब अवाम बाशऊर हो चुकी है और कराची की अवाम ने सबको आजमा चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला और मेरे हिसाब से जो है वो पीपल्स पार्टी फाइनल और बेस्ट ऑप्शन है कराची को बदलने के लिए और कराची की तरक्की के लिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी बेस्ट ऑप्शन है या बिलावल भुट्टो की मौजूदगी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि अब जितने भी सियासतदान हैं वो सब अब 70 क्रॉस कर चुके हैं, अब आवाम की वो क्या खिदमत करेंगे, अब उनकी खिदमत का वक्त है। बिल्कुल। और बिलावल भुट्टो साहब यंग ब्लड चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब यंग ब्लड हैं। और सबसे पहले आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो की तरबियत किसने की है। अच्छा, बिलावल भुट्टो की तरबियत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन पीएम इन द वर्ल्ड, जो पाकिस्तान की पीएम थी। और उनकी तरबियत किसने की? जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने।
ये वाहिद जमात है जो कराची से खैबर तक है, पूरे पाकिस्तान की बेशक बिल्कुल जो है ना रंग और नस्ल से, लासानियत से, फिरका वारियत से हट के वाहिद जमात। मैं इसको वाहिद जमात इसलिए कहूंगा कि आप देख सकते हैं कराची का मेयर इस टाइम कौन है, उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा। तो अगर हम कहें जी अपनों का वोट अपनों के लिए, तो फिर अपनों का वोट तो पीपल्स पार्टी के लिए ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलें ये इस पर भी बात कर लेते हैं। जमाल अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, एमकेएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमाल अहमद साहब, बड़ी तनकीद के जद में आए हुए हैं आप। बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहे हैं, नईमुर रहमान साहब तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो सियासी जमात है जो सिर्फ नफरत की सियासत करती है और वजारतें ले लेती है, उसके बाद फिर कराची को भूल जाती है। ऐसा ही है क्या? देखिए बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, और जो लोग बैठे सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें ऐसा नहीं है, एचडीएम का दौर देखा हुआ है। आप मुस्तफा भाई का टाइम देख रहे हैं, फारूक सत्तार में जब इख्तियारात मिले हमने भरपूर काम किया है। मैं कहता हूं कि देखिए 15 साल के अंदर हुकूमत रही पीयूष पार्टी की, आपने क्या काम किया? परसों की बारिश में पूरा सारा सिलसिला दिखा दिया ना पीयूष पार्टी का। मैं समझता हूं कि उन्होंने वो काम नहीं किए जो बुनियादी मसले थे, पानी वो नहीं दिया उन्होंने। आप साहब ने तो कह दिया हम पूरी रात सड़कों पे थे और सुबह होते होते फजर की नमाज तक पानी जा चुका था। देखिए पानी उन्होंने वहां से निकाला जहां बिलावल साहब को आज डेली निकाले थे, वहां से पानी निकाला और किसी रूट से पानी नहीं निकाला। देखिए सूरत बहुत खराब है। कभी मुर्दाबाद की वो तस्वीर। जमाल साहब माजरत मैं आप बात कर लो, आपने बात कर चुके हैं, मेरी बात सुन ले, फिर अपने बात पे आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए मैं तमीज के दायरे में बात करूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा बिल्कुल क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, बिल्कुल तमीज के साथ। नहीं आप लोग देखिए मतलब तमाम लोग यहाँ पे कराची के लोग सारे जहाँ जहाँ मेट्रो चल रहा है सब लोग देख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसी तस्वीर आपने मुर्तजा साहब देखे, मुर्तजा साहब अभी 1 साल हुआ है ना ऐसे, चाहे सारे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, ये भी ध्यान में रखे क्या तरक्की ऐसे काम हुए, जहां जहां काम हुए वहां पर किस तरह का रोड बना है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के आप सिनेटी का जो है वो मतलब कि शहरी लाइन 3 दफा तब्दील हुई, 3 दफा रोड बना है। कैसे इंजीनियर काम कर रहे हैं भाई? लोगों के टैक्स के पैसे हैं जो जाया हो रहे हैं, और आप पानी के अंदर मुझे कोई मुर्तजाबाद की कोई ऐसी तस्वीर दिखा दे, और हमारे फारूक सत्तार भाई की और मुस्तफा कमाल की तस्वीर दिखा दे, पानी के अंदर चलते थे इसके अंदर, ये तो साइड में खड़े होके। और इनका इलाका भाई पूरा कराची है, शारे फैसल और तारिक रोड नहीं है, ये डिफेंस के इलाके नहीं है, ये कराची के मुदाफाती इलाके सेंट्रल में आए ना। सेंट्रल में सबसे ज्यादा टैक्स सेंट्रल देता है, वहाँ रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट करता है। शाहराह फैसल का बहुत बुरा हाल था जमाल साहब, बहुत बुरा हाल था। देखें आप जब भी फुटेज उठा के देख रहे हैं, ये वहीं पे मौजूद होते, कहीं पानी में इनकी कोई तस्वीर है तो मुझे दिखा दें, मैं भी तालियां बजा दूंगा इनके नाम पे। तो बात है कि जमाल साहब बात यह है कि आप कह रहे हैं मुर्तजा वहाब साहब को 1 साल हुआ, वसीम अख्तर साहब कितने अरसे कराची के मेयर रहे, उन्होंने देखिए मैंने आपकी बात सुनी ना, वन बाय वन आप बात करेंगे, अगर पर्सनल बात करेंगे ना सुने मैंने आपकी बात सुनी ना उनसे बात भाई, आप अपनी बात टाइम देते हैं। देखिए मैं फोन पे हूँ, आप स्टूडियो बैठे हैं, आप स्टूडियो बैठे हैं, मैं फोन के ऊपर हूँ, आपको जब मौका मिले आपने जवाब जरूर दीजिएगा। जी जमाल साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। एक टॉपिक पे आप फारूक सत्तार साहब जो है वो सरजानी की गलियों में जाके, खास तौर पे मैं आज सारा दिन सरजानी में वर्क करता रहा हूँ। साहब आप उनकी बात मुकम्मल कर लें, उन्हीं की बात का जवाब, मैडम उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ, छोटा सा उन्हीं की बात का जवाब। अगर मैं कोई इस तरह नहीं है, जमाल साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं और काबिल एहतराम है, एक पार्टी के लाजमी ओहदेदार हैं। इन्होंने एक बात की फारूक सत्तार भाई की कि जी वो गलियों में देखें जी, वो सरजानी की उन गलियों में खास तौर पे जो है ना, जो मुतहदा का गल रहा है शुरू से, एक हल्का जो है जब से हमने होश संभाला है पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का, वो गल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान कौमी मूवमेंट थी, चाहे वो पीएसपी थी, चाहे अब वो पाकिस्तान मुतहदा पाकिस्तान बन गई। ठीक है, फारूक सत्तार साहब उधर खड़े हो के भाई आइए, आपकी अपनी कारकर्दगी है ना, आप अपनों को कुछ बना ही नहीं सके। वसीम अख्तर साहब 5 साल मेयर कराची रहे, क्या स्ट्रक्चर कराची का बनाया बारिश हुई थी उसका क्या हाल था? 3 साल बारिश में भी फारूक सत्तार भाई सिर्फ सुरजानी नहीं गए, पूरे कराची के इलाके में हमने दौरे किए। मैं तो खुद साथ था फारूक सत्तार भाई के, हमारे और भी साथी में साथ थे। मैं सिर्फ सरजानी की बात कर रहा, हमारा सरजानी नहीं पूरा कराची एमकेएम का है, पूरा कराची में जो लोग रहते हैं कराची वालों का है, किसी एक जमात का नहीं है। और वो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पता चल जाएगा किसका है। और दूसरा आज ये है जब आप फारूक सत्तार साहब इस तरह कुछ भी बात नहीं, किसी की भी नहीं सुन सकेंगे। छोटी सी बात मेरी
पहले मैं मेरी तो अर्ज कहता सुन लें कानून सर निकाल जी। देते। आप जमाल साहब को बात मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपको मौका देती हूँ। जमाल पहले साहब वो से बात सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है, वो बिल्कुल बात मुकम्मल करें कि जहां जहां आपने विजिट किया है फारूक सत्तार भाई के साथ या आपके जो भी ओहदेदार थे, तो थोड़ी सी आप जहमत करके वसीम भाई को भी साथ ले लेते। बस ये रिक्वेस्ट सर वो दौर चलिए, गुजर गया ना, उनको सर साथ वो ले दौर लेते हैं। चले जमाल अहमद देखिए, साहब, आप अपनी वो- बात करें। चलिए, देखिए जी, आप देखिए बोलिए, वो दौर बोलिए सर, गुजर बोलिए, गया, बोलिए। उस दौर में इख्तियारात नहीं थे। वसीम अख्तर साहब की बात थी, हम मानते हैं इख्तियारात नहीं थे। हमने तो जमात इस्लामी को ही मना किया था कि इलेक्शन ना लड़े। इलेक्शन में कोई चीज देखे, मेन बुनियादी चीजें पानी, सेविज, सॉलिड वेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर तालीम हो गया, उसके अंदर हॉस्पिटल हो गया, कोई भी चीज सही नहीं है। अब बाकी अभी तो इनके पास है ना, मुर्तजा वहाब साहब के पास है, 2.5 साल से एडमिनिस्ट्रेटर है। बाकी का क्या हाल हो गया, सेंट्रल का क्या हाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसिफिक सुलझाने की नहीं बात कर रहा, पूरे कराची में एमक्यूएम के मसले के एमएनए एमपी नहीं होने के बावजूद या हमारे बल्दियाती सेटअप नहीं होने के बावजूद हम काम कर रहे हैं। आज भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं तो उन अफसरान का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे बताए हुए चीजों को काम करते हैं। वो डीएमसी के वो मुलाजिम है, वो तनख्वाह देते हैं, वो एहसान भी करते हैं। मैं अगर जीत के आऊंगा, हमारे जो भी उम्मीदवार जीत जाएंगे, हम सबके एमएनए एमपी होंगे, चाहे मैं वोट दे या ना दे, चाहे वो किसी रंग और नस्ल पीयूष पार्टी का हो, जमात इस्लामी का हो। आप देखें ना, जमात इस्लामी 1 साल से इक़्तिदार में है ना, जहां मैं पीयूष पार्टी बोल रहा हूँ, जमात इस्लामी के बोल रहा हूँ। उनके टाउन नाजिर, उनके चेयरमैन कहीं नजर है। हाफिज नईम रहमान साहब चेयरमैन है ना, इस वक्त नॉर्थ आजाद में यूसी के चेयरमैन है, कहीं भी कुछ नजर नहीं आए। जी जमाल साहब, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया आपने? बिल्कुल, जो तरीकेकार था वो पहले छोटा मनाया, थोड़ा मनाया, अच्छा। मगर हमने किया है प्रोग्राम। हम करते हैं हर साल, हमारे प्रोग्राम उठा के देख ले सालों के, यानी जब से एमक्यूएम बनी हम काम करते रहे, कश्मीर के बाद आवाज उठाते रहे। जी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, आपके मंशूर में कहीं खारजा पॉलिसी की कोई जिक्र नहीं है? आपके मंशूर में पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी के जो मेन नुकात है, सिर्फ यौम यकजहती कश्मीर मना लिया या यौम यकजहती फ़लस्तीन मना लिया, ये काम हो जाता है? बस इतना काफी है? देखिए, कश्मीर से बड़ा तो कश्मीर, देखिए कश्मीर में तो है, नो डाउट सूरत हाल है, वो सब कुछ है, लोग शहीद हो रहे हैं, बेचारे असीर हो रहे हैं, और सारी चीजें एहतजाज भी करे, सब कुछ है भाई। कश्मीर से ज्यादा कश्मीर में तो है ही जो कुछ हो रहा है, मगर जहां हम कर सकते हैं वहां भी तो कश्मीर बना हुआ ना हमारा। हम कश्मीर को तो वहां रोना अलग है, वो ठीक है, वो उसको आजाद होना चाहिए, भारत मुसल्लह तो उसको आजाद होना चाहिए, मगर कराची भी शहर है ना एक, ये भी तो कश्मीर बना हुआ है। यहाँ पे कौन सा जुल्म भारत ही तोड़े जा रहे हैं। अमनो अमान की सूरत हाल बेहतरीन है। सर एक मिनट, नहीं जैसे भी क्या है, आप बताएं ना, आप बताएं कि स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल कैसी है कराची के अंदर? आप भी भुगत रही है, आपके जो एम्प्लॉई है उनके साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम को क्या काबू किया? आईजी इन्हीं के थे, डीआईजी इन्हीं के थे, सारे लोग इन्हीं के थे ना। जमाल भाई, मेरे ख्याल से छोटा सा अर्ज है कि आज कराची वालों की आपको बहुत फिक्र हो रही है। सदर जमाल साहब सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गिन गिन के बता रहा हूँ, आप तरदीद करते जाएं, क्योंकि आपने तरदीद ही करनी है, तायद करनी नहीं है। सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची से कौन सी जमात इत्तेहादी थी? एमक्यूएम। उसके बाद पीपल्स पार्टी। सुने सर, मैंने आपकी बात इत्मीनान से सुनी। इस तरह बहस करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं आपसे ज्यादा बहस कर सकता हूँ, डिबेट कर सकता हूँ। अच्छा, 9 साल आपने 9 साल आपकी जमात ने मजे लिए। और पहली बात तो मैं एक छोटी सी ये पूछना चाहूंगा कि मैं इनसे कौन सी जमात के हिसाब से बहस करूं? अगर ये अपने काम गिनवाना चाहते हैं एमक्यूएम के हवाले से, तो वो अब एमक्यूएम नहीं है, एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से इनका कोई काम नहीं है। इनको तो चाहिए था, पहली बात यह है जमाल साहब, आप लोगों को तो चाहिए था आप एक नया निशान लें, नए निशान के साथ आप नया मंशूर लेकर आए। पहली बात ये सुने दुनिया के लोग मर गए, सर, मैंने आपकी बात इत्मीनान से सुनी जमाल साहब, मैंने आपकी बात इत्मीनान से सुनी। मैं आपको गिनवा रहा हूँ, कराची वालों के लिए आपकी खिदमत गिनवा रहा हूँ। 9.5 साल आपने सदर परवेज मुशर्रफ साहब के साथ गवर्नमेंट के मजे लिए, काम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, आपकी इन बातों का कोई फायदा नहीं है। सुने, मैंने आपकी आप अगर बात नहीं सुनेंगे, ये बात ही नहीं सुन रहे। ये तो वो वाली बात है कि कौवा सफेद होता है, अब इनकी बात माने कौवा सफेद है, ऐसा नहीं है। आप सुने जमाल साहब, लोगों को पता है, मेरे मोहतरम भाई जमाल भाई अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। ये सन 2000 नहीं है, जमात का अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। और सुने, छोटी सी अर्ज सुनते जाएं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मेरे सीनियर हैं, आप मेरी इस्लाह करें, ठीक है?
परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तकरीबन 9.5 से 9.25 साल इन्होंने गवर्नमेंट के मजे लिए। उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट के मजे लिए। 2013 में इन्होंने नवाज शरीफ के साथ गवर्नमेंट के मजे लिए। 2018 में इन्होंने इमरान खान के साथ गवर्नमेंट के मजे लिए और अभी कराची बनाए पीपल्स पार्टी। भाई आप कराची वालों को टाइम दो। अच्छा, आप खारजा पॉलिसी की बात कर रही थी, इनको खारजा पॉलिसी से कोई मकसद ही नहीं है। खारजा पॉलिसी से मकसद नहीं है। ये गवर्नमेंट में आते गवर्नर ऑफ सिंध की गवर्नरशिप के लिए, वजीर पोर्ट एंड शिपिंग के लिए, वजीर दाखिला के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ये 4-5 इनको वजारतें चाहिए। और जब उन वजारतों के मजे ले लेते हैं, आखिरी पता लगता है कि हुकूमत खत्म होने वाली है या गिरने वाली है। मलिक साहब, आपने क्या किया खारजा पॉलिसी के लिए? खारजा पॉलिसी के लिए आप बिलावल भुट्टो की सुने सर, आप बिलावल भुट्टो की हर तकरीर उठा के सुन लें। तकरीर की बात नहीं करें, खारजा पॉलिसी की बात नहीं करें, पॉलिसी वही आपको बता रहा हूँ, पॉलिसी के हवाले से बता रहा हूँ। उनकी वाज़ेह पॉलिसी है क्या कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है। ये तो कायदे आज़म ने भी कहा था, ये तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी कह रहे हैं, ये तो सारी दुनिया कहती है। पॉलिसी के हवाले से बता रहा हूं कि मैं, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि कश्मीर पे हमारा कभी ना सौदा होगा, ना कश्मीर के ऊपर बात होगी। दूसरा, पाकिस्तान हर फैसले में इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान किसी का भी गुलाम नहीं है, ना किसी के कहने पे कोई फैसला करेगा और ना ही जो है वो पाकिस्तान किसी के आगे झुकेगा। इस पे क्लियर कट जो है, आप बिलावल भुट्टो साहब की जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इन 1.5 साल में, अभी वो न्यू पॉलिसी क्या बनाई है? कोई एक पॉलिसी बता दें कि खारजा पॉलिसी की, वजीर खारजा रहे, खारजा पॉलिसी की कोई एक पॉलिसी बनाई हो जो कि आगे चल के मुल्क के लिए बेहतर साबित हो। क्या तब्दीली क्या लेके आया खारजा पॉलिसी? खारजा पॉलिसी के लिए सबसे पहले तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे आके अपने हर सिटी को, हर शहर को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आने। उसके बाद जो है जहां पे भी आपको जो अपनी आपकी दरामदाद यानी एक्सपोर्ट्स हैं, हमने उनको बढ़ावा देना है, जो कि वज़ीर बिलावल भुट्टो साहब ने क्लियर कर बोला है। जिस तरह के अभी राइस की एक्सपोर्ट है, राइस में हम खुद कफील हैं, फ्रूट्स में हम खुद कफील हैं, मुख्तलिफ मादनियात में हम खुद कफील हैं। जबकि जो पुरानी हुकूमतें रही हैं उन्होंने देखे कि आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, खेवड़ा से एक साल्ट निकलता है, पिंक साल्ट। हमारी खारजा पॉलिसी वीक होने की वजह से जो हमारा आला नस्ल का जो चावल है पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर है, वो यहां से दुबई जाके इंडिया की स्टैंप लग के आगे बिक रहे हैं। सर 5 साल आपकी हुकूमत रही, आसिफ अली जरदारी साहब रहे हैं हुकूमत में, आप एक्सपोर्ट की आप रेशो उठा के देखें, आप एक्सपोर्ट का रेशो उठा के देखें। 2020 में ये चीजें मैडम, आप 2008 से लेकर 2013 तक एक्सपोर्ट की रेशो उठा कर देखें। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि अगर एक छोटी सी मिसाल आपने दी है तो उस मिसाल को आपकी पार्टी ने क्यों नहीं उसके ऊपर काम किया? उसके ऊपर काम किया। सदर जरदारी साहब, मतलब है बन गया होगा कानून पे। सदर जरदारी साहब के दौर में खारजा पॉलिसी का मकसद क्या है, खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है? खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है? आपकी जितनी मसनूआत हैं उनको आपने इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करना है। खारजा पॉलिसी की क्या आपकी डेफिनेशन क्या कहती है आप खारजा पॉलिसी की? अच्छा, उसके ऊपर आप पिछली हुकूमतों में 2008 से लेकर 2013 तक जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें आप अपनी एक्सपोर्ट रेशो चेक कर लें। उसके बाद जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई उसमें आप अपनी एक्सपोर्ट रेशो चेक कर लें। सर इन सब से तो कहीं हमारे 2018 के बाद जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है उसमें रेशो बढ़ गया था। नहीं, एक्सपोर्ट रेशो उसमें आपने क्या चीज एक्सपोर्ट की? सर सारी सिर्फ और सिर्फ नहीं, आपने कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं की। नहीं, गारमेंट्स, लेदर, ये सारा एक्सपोर्ट बातों में वो इस तरह जैसे कि देखें, हमारी पॉलिसी रही है शुरू से कि हमने तनकीद की सियासत नहीं कर रहे। सदर जरदारी साहब ने हमेशा खुले दिल से सबको वेलकम कहा है, सबको वेलकम कहा है कि जी आए पाकिस्तान बनाएं। लेकिन आप सिंपल सी एक मिसाल ले लें, जब बरसात हुई थी और टेलीथोनिक जो है वो फंड्स हुए थे, जितने फंड्स की रेशियो, जितने फंड्स की क्वांटिटी टीवी पे दिखाई जा रही थी, क्या आवाम पे लगी थी? जमाल अहमद साहब से भी बात कर लेते हैं। जमाल अहमद साहब, इंतखाबात 2024 के बाद अब बस 2 ही दिन रह गए, अब सारी ये चीजें सिमट जाएंगे और सामने आ जाएगी बात कि आवाम किसको वोट देगी और किसको वो चाहती है कि वो गवर्नमेंट बनाए। आप समझते हैं कि इसके बाद सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जीतने के बाद जिसको भी जो रेशियो मिले, जिस तरह भी उसको सीटें मिले ना, एक अलग चीज है। देखिए, माशी सूरत हाल में तमाम पार्टी को, जैसे फलस्तीन की
सिस्टम पे हम तमाम मुसलमान जो है एक प्लेटफॉर्म पे थे ना, इसीलिए इसी तरह हमें जीतने के बाद भी तमाम पार्टी चाहे किसी भी रंग और नस्ल की हो, किसी के पास कितनी सीटें हो, सबको बैठ के पहले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए। IMF से कर्जा हमारा कैसे उतरेगा, इसके बाद सियासत हम करते रहेंगे। मगर भाई हमारी मादनियात और फलाना चाहिए। देखिए लोगों को 3 टाइम की रोटी चाहिए। जमाल पहले तो हम ये अहमद देखा, ठीक है। साहब, बड़ी माजरत मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन ये पिछली जो 13 जमातों की हुकूमत थी, 16 महीनों की, इसने मिल बैठ के ही तमाम जमातों ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखिए मैडम, आपने देखा कि PTI की हुकूमत तो 4 साल रही ना। आप बताएं कि 4 साल में वजीर आजम भी उनका MNA कराची से 14-25 MP है। कोई दिल हमारे यूथ बेचारी उसकी तरफ गई, चलो ठीक है, एक नया निशान आया, नया जद्दोजहद हुई, और मदीना की बात हुई, सारी काइंड ऑफ फ्यूचर कहीं कोई नजर नहीं आया। अब इनके देखिए पीपुल्स पार्टी के पैसे बहुत हैं, एक तराजू वाले के पास पैसे बहुत हैं, इनके एड भी टीवी में चल रहे हैं, इनसे पूछे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि झंडे और तराजू लटकाने से लोग वोट देंगे, इंशाल्लाह नहीं है। MCM दोबारा वापस आ चुकी है। मैंने आपको बहुत टाइम दिया, अब आप उनकी बात देखिए, इन्होंने बहुत टाइम दिया, MCM मसले का हल करेगी। दूसरी चीज आप इनसे पूछें कि फर्स्ट ईयर इंटर के एग्जाम हुए, ये अपना इंटर बोर्ड ऑफिस में चेयरमैन, मेट्रिक बोर्ड चेयरमैन किसका लगे हुए? इन्होंने गांव देहात वाली पोजीशन कर दी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया। वो बेचारे ना मेडिकल में दाखिला ले सकते हैं, ना कराची यूनिवर्सिटी में, ना NIT में। ये चाहते हैं हमारे बच्चे लड़काने की तरह फूट पाने में काम करें। ये नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ये काम कम से कम इन चेयरमैनों का तबादला होना चाहिए, एहतसाब रहे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लग गया, हमारी बच्चे रो रहे हैं जो मुल्क का मेहमान है, और ये लोग जो है लड़काने से पता नहीं कहाँ खाते वो बस वो लेके तालीम। सर उनकी बात रोजगार भी खा जाते हैं हमारा। मैं आपकी बात कर उनको आप कहिए, जो साहब बैठे हैं इनसे बोले कि लोग सुन रहे हैं, मीडिया में लोग सुन रहे हैं, हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल आप अपना मौक़िफ़ दीजिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चों के तालीम के सिलसिले में हुआ है, इनकी कोई आवाज उठी है कि हमारे गवर्नर ने उठाई, हमारी पार्टी के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी लगे हुए, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये बच्चों के साथ ऐसा वाकया क्यों पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया हुआ? ये बताएं कि हम कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हद तक सही किया। डिस्ट्रिक्ट सेंटर, मैं तो किसी और शहर की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर का कितना हाल बुरा है। लियाकताबाद का देख ले, न्यू कराची का देख ले, सुरजानी का देख ले, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, ये समझते हैं रोड ही सब कुछ बेहतर है। ओ भाई UC के अंदर आओ, अंदर के मामला देखो। सॉलिड वेस्ट आपने अपने जानने वालों को दे दिया, सॉलिड वेस्ट का क्या हाल है? ये सारी चीजें इनके माजी में करते रही। हम MNA MP इलाकों के अंदर रहते हैं, गटर पे भी खड़े होते हैं, सफाई सुथराई भी खड़े, लोगों के मसले। आप MP भी रहे हैं और सियासत में बड़ी गहरी नजर भी रही है। शादमान नाले के हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं? अभी भी कल भी जो बारिश हुई है, एक डॉक्टर भी बह गए हैं उसमें, और बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ है, कई लोग पहले भी बह चुके हैं। तो आप इस बारे में फरमाइएगा कुछ। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, 2013 से तकरीबन 2013 से 18 तक मैं MP था। यकीन माने 14 एकड़ नाला, मैं भी खुद शादमान में रहता हूँ ना, 14 एकड़ नाले के लिए मैं किस वजीर को लेके नहीं आया इस नाले पे, किस KMC के इंजीनियर को लेके। अब वर्ल्ड बैंक ने किया है, अभी 3 महीने पहले से जान छूटी है, 3 महीने पहले पूरा इलाका मेरा तबाह हो गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अब जाके वर्ल्ड बैंक ने बनाया, मैंने स्कीम दी थी, इनसे पूछे ना, वजीर आला साहब को भी लेके आया, इनके जाम खान चोरों को लेके आया, किसी ने काम नहीं किया। क्यों? कि वो इनके इलाके ही नहीं थे। ये तो मसले के तासुब की बुनियाद पे नहीं करते ना हमारे इलाकों में काम। आज भी आप चले जाए मुक्का चौक की तरफ, उनका एक रोड पूरा, क्या उनको रोड नजर नहीं आता? अजीजाबाद नजर नहीं आता, पूरा रोड भरा हुआ है। मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपकी बात करूंगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ आपको बताएं कि सैयद फैसल अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। PTI से इनका ताल्लुक है और अभी आज़ाद उम्मीदवार पे ये हैं। फैसल साहब बिल्कुल आपसे बात करेंगे, लेकिन आपकी बात अधूरी रह गई थी। मलिक मोहम्मद इरफान साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर फैसल साहब से। मेरे मोहतरम भाई जमाल अहमद भाई जो एक्स MPA भी रह चुके हैं, अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि 2013 से 2018 तक ये MPA थे और इत्तेहादी भी थे, नून लीग के इत्तेहादी भी थे, मेयर कराची भी इनका था। जब आप वफाक में इत्तेहादी भी हैं, सिंध में इत्तेहादी भी हैं, और मेयर कराची भी आपका है, फिर आप अपने इलाके में काम नहीं करवा सके, तो आप लोगों को किस चीज की जो है झूठी उम्मीदें दिलवा रहे हैं? वैलिड पॉइंट है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो दूसरी बात उन्होंने कहा जी ये कराची है लाड़काना। भाई लाड़काना से लेकर कराची तक ये सूबा सिंध का हिस्सा है,
अभी अगर लाहौर वाले बोले जी ये लाहौर है पंजाब नहीं है, भाई आप लासानियत क्यों फैला रहे लेकिन हैं? कराची पहले 1 यूनिट था ना, कराची ये तो बाद में मिला है। बिल्कुल देखें, कराची जो है वो अपनी एक इनफरादी हैसियत इंटरनेशनल लेवल पे रखता है, इंटरनेशनल सिटी है, मुल्क की सतह पे और कराची के लोग अब इतने बाशऊर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो देखिए जब कोई शहर आपको 65% रेवेन्यू दे रहा है तो उसकी अहमियत से कोई इनकार कर नहीं सकता। बिल्कुल अहमियत से इनकार कर नहीं सकता। और ये भी एक अंदाजा है कि सबसे ज्यादा जैसे ही मेयर कराची बने मुर्तजा वहाब सिर्फ लियाकताबाद की एक मार्केट जो है वो पूरे लाहौर के से ज्यादा रेवेन्यू देती है, टैक्स देती है। मैंने एक मिसाल दी कि अगर लाहौर वाले बोले जी ये लाहौर है पंजाब नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। एक सूबे जो हमारे बने हुए हैं, उन सूबों के जो सिटी हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है। कराची को हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि कराची देखें, कराची जो है एक माँ की हैसियत रखती है। यहाँ हम पैदा हुए, यहाँ से हम कारोबार कर रहे हैं। शहर है कराची, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ आबाद हैं। कराची किसी की जागीर नहीं, हम कहते सूबा सिंध का हिस्सा है, सूबा सिंध का हिस्सा है। और ये सर बनाने के लिए क्या किया? देखिए अभी मेयर कराची आए, मुझे एक चीज बता दें मुर्तजा वहाब साहब 15 सालों की गवर्नमेंट, 15 सालों के पहले की फुटेजेस निकाल लें कराची के, आपको अंदाजा होगा कि जो आवाम का इस वक्त हाल है, ना पानी उनको सही मिलता है, बिजली के उनके मसाइल हैं, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, नशेबी इलाके, पानी, ये तो मतलब कहने की तो मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं। परसों लोगों ने देखा, रात को हम लोग खुद 4 बजे घर पहुंचे हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात बताते हैं, आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। जब किसी शहर में देखिए, अब चाइना हमारे से कितना ज्यादा डेवलप है, चाइना हमारे से तरक्की में बहुत आगे है ना, इवन के सऊदीया भी हमसे आगे। लेकिन जब यकदम इतनी ज्यादा बारिश होगी तो आप किसी चीज को भी मैनेज नहीं कर सकते हो। ये कुदरत की अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के साथ नाउजुबिल्लाह किसी का मुकाबला नहीं है। पहली बात सुने मलिक साहब, हर साल होता है ये। दूसरी बात सुने, उसके बाद कराची आप पिछले 15 साल की बात कर रहे हैं, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के पास रहा। उसके बाद 13 से लेकर आज तक कराची किसके पास था? मेयर कराची किसका था? वफाक किसका था? उन्होंने कराची को जब फंड नहीं दिया, आप सिंपल सी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वजीर आला आपका किसी इख्तियार में नहीं आता। कौन देगा वजीर आला को? फंड कौन देगा? अच्छा, तो फिर आप भी वसीम अख्तर साहब वाली बात कर रहे हैं ना कि फंड नहीं मिले आपको। लेकिन जितने मिले उन्होंने लगाए। अभी आप कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देख लें कि मेट्रो के स्टेशन बन रहे हैं, मेट्रो बसेस चल रही हैं, नई मेट्रो बसेस आ चुकी है। और रोड की आप हालत देख लें, किसी भी रोड पे आप जाके देख लें, तरक्याती काम तेजी से जारी है। चल नहीं सकते किसी रोड पे मलिक साहब, बहुत बुरा हाल है। काम के दौरान अगर देखें, आपको अगर मुश्किलात हो रही हैं तो 6 महीने बाद तो उसकी सहूलत मिलेगी ना। गुलिस्तान जोहर के अंडर पास आप जाके देख लें, जब वो बन रहा था तो मुश्किलात थी। अच्छा देखिए, मुझे एक बात कैसी सहूलत है। जैसे हमारी कोई पॉलिसी बनती है तरक्याती कामों की, तो पूरी दुनिया में, ये इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, 20 साल से 30 साल की पॉलिसी बनती है। अगर कोई तरक्याती काम होता है, देख रहे हैं कि इतनी आबादी इस रेशो से आगे बढ़ रही है, तो फिर वो उसी हिसाब से वो सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, ताकि वो 30 साल तक उन्हें कोई काम नहीं करना पड़े। यहाँ ये 5 साल से क्यों होता है? क्या वजह है कि एक हुकूमत खत्म होती है तो दूसरी हुकूमत उसके काम को आगे नहीं बढ़ाती? आपकी इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बिल्कुल जो पॉलिसीज बनती हैं तरक्याती, वो मिनिमम 20 ईयर्स के, मतलब रवा रहे काम, तरक्याती काम रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। पर बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि जो सियासी जमात आती है, पिछली सियासी जमात ने जो तरक्याती काम किए होते हैं या जारी होते हैं, उनको रोक दिया जाता है। उनको रोक दिया जाता है। जैसे अभी मुर्तजा वहाब साहब ने कोई एक भी काम इस तरह का कि जो वसीम अख्तर साहब के दौर में शुरू हुआ, अव्वल तो हुआ ही नहीं था ना। अच्छा चलिए, ये तो बात ही खत्म हो गई। हुआ ही नहीं था, लेकिन रोका नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उन्होंने जारी है। अस्सलाम वालेकुम सैयद फैसल अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। फैसल साहब, बड़े जलसे जुलूस निकल रहे हैं। बिलावल साहब ने बड़ा धुआंधार खिताबात का सिलसिला है, मरियम नवाज साहिबा है, नवाज शरीफ साहब हैं। आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या वजह क्या है? देखिए, इस वक्त आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन और अदालत की जानिब से जो कि हमारा बार बार शिकवा रहा है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल जा रही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमसे इत्तिखादी निशान हमारा वापस ले लिया गया और उसके बाद अब हमें कैंपेन से भी रोका जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए शायद बिलावल साहब भी खुशियां मना रहे हैं और तमाम जमाती भी इस बात पे खुश हैं कि जी तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है। अच्छा। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अवाम जो है 8 फरवरी को अपने घरों से निकलेंगे
और इनको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे इन तमाम जमातों को। तो आप समझते हैं कि इस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि दीवार से लगाया जा सकता है, तो आपके वोटर्स को भी ये पता होगा, उन्हें भी ये चीजें फील हो रही होंगी, तो ये तो ज्यादा उन्हें तहरीक नहीं दे देगी, उन्हें मोटिवेट कर देगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो हम और ज्यादा पुरजोश होके सामने आए। जी, क्योंकि हमारी वोटर्स से मुलाकात या मायूसी फैल गई है आपके वोटर्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वोटर्स तो इस वक्त इंतजार में बैठे हैं कि 8 फरवरी का जल्द से जल्द दिन आए और बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारी देखें लोगों से मुलाकातें तो हो रही हैं। अभी भी मैं कॉर्नर मीटिंग से लोगों से मिला के निकला हूँ। अच्छा। तो लोग इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से कि 8 फरवरी आए, लोग निकलेंगे अपने घरों से, वोट जरूर कास्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि जो वोटर टर्नआउट होगा इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर कराची में जिस तरह अभी देखा कुछ वाकयात हुए, जिस तरह से हालात खराब किए गए पीपल्स पार्टी की जानिब से, एमकेएम की जानिब से, मैं समझता हूँ कि हालात अगर पुरअमन रहे जरूर निकलेंगे कराची की अवाम। और कराची की अवाम इस वक्त बहुत चार्ज है। और लोगों ने इस वक्त इंतखाबी निशान जिस तरह हर कैंडिडेट के पीटीआई के अलग अलग हैं, तो लोगों ने खुद जाकर सर्च करके और तमाम इंतखाबी निशान अपने पास रखे हुए। तो फैसल साहब, इसका मतलब है कि सरप्राइज देने जा रहे हैं आप कुछ? सरप्राइज मैं समझता हूँ कि जब लोग निकलेंगे घरों से और भारी तादाद में जब वोट कास्ट होगा तो इन सबके हाथ पैर फूल जाएंगे। अच्छा। और जी आप, और मैं समझता हूँ कि काफी सारे लोगों के तो आपको सुनने में आएगा कि वो शदीद बीमार हो गए। हो सकता है बहुत सारे लोगों की प्लेटलेट्स दोबारा डाउन हो जाए। अच्छा, तो यानी आप यूं कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। आप समझते हैं कि इंतखाबात के बाद जो ये मुआशी एक बहरान आया हुआ है, एक सियासी बहरान आया हुआ है पूरे मुल्क में, इसमें कुछ इस्तेहकाम आएगा? देखिए, ये जब भी आ सकता है जब आप एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कराते तो इसी तरह सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। उसी तरह से जो सरमायादार हैं, जब उनको ये यकीन होगा कि अभी भी हालात वैसी के वैसी हैं, तो कौन यहाँ पे सरमायाकारी करेगा? फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए और मैं समझता हूँ ताकि मुल्क के हालात जो है उसमें सुधार आए। नहीं फैसल साहब, स्टॉक मार्केट तो बड़ी आगे निकल गई, 64,000 से ऊपर जा रही है, तो सरमायादार तो इसका मतलब एतमाद बहाल है ना उनका? जी, इस तरह की जो खबरें हैं वो तो रोजाना चली रही हैं, लेकिन अब जो शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनसे भी आप सवाल करें। मेरा तो फिलहाल उसमें कोई भी कारोबार नहीं है, तो आप उनसे पूछे ना कि कितना फायदा आपको मिल रहा है। ये जो फैसल साहब, ये जो इल्जामात और तनकीद का जो सिलसिला एक जारी होता है, अब नून लीग पीपल्स पार्टी पे तनकीद करती रहती है, पीपल्स पार्टी एमकेएम पे तनकीद करती रहती है, वो कहती है कि वजारतें लेके बैठ जाते हैं और कराची को भूल जाते हैं। नईमुर रहमान साहब जो है वो कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे। तो आप समझते हैं कि इस तनकीद बराए तनकीद है, ये तनकीद बराए इस्लाह भी है कहीं? देखें, आप अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें, आप जमात इस्लामी की बात करें, इस वक्त इनके पास अपना कोई भी मैं नहीं समझता कि कोई नजरिया है। ये सब इमरान खान का नाम लेकर, कभी हमदर्दी दिखाकर, कभी मुखालफत कर अपनी सियासत चमका रहे हैं। और हाफिज नईम साहब के लिए तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन बल्दियात की इस बात पे करवाई थी कि जी आप इमरान खान साहब को जनरल इलेक्शन में वोट दीजिएगा, क्योंकि कराची के मसाइल जो है हाफिज नईम हल करेंगे। और वो बदलो कराची को इस तरह का भी उन्होंने कुछ स्लोगन दिया था। फैसल साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो तो आपके पीटीआई के तमाम वर्कर्स को, कारकुनान को हर जलसे में दावत देते हैं कि आप हमें वोट दें। मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। ये वो कारकुनान हैं, ये वो उम्मीदवार हैं जो इतनी मुश्किलात झेलने के बाद भी अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं। ये वो कारकुनान नहीं है जो पीपल्स पार्टी में टके के ऊपर जाकर किसी को भी वोट डाल के। अच्छा, ठीक है, चले फैसल साहब, बिल्कुल आपसे भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इन जलसे जुलूसों की और इंतखाबात के हवाले से। मलिक मोहम्मद इरफान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मलिक साहब, अब आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे काबिल एहतराम भाई सैयद फैसल अली साहब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आई थिंक पीटीआई से हैं, जी, इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की
पर वो सारी बातें जो है ना सच्चाई के बरक्स थी। अच्छा, सच्चाई के बरक्स किस तरह थी कि पूरे पाकिस्तान को हम नहीं लेते, हम इस टाइम बैठे हुए हैं कराची में, ठीक है, और जितना भी टॉपिक चल रहा है, पहले मेरे सीनियर जमाल अहमद भाई जो MQM से, उन्होंने बात की, आपने सवालात किए कराची के हवाले से। तो 2018 के इलेक्शन में कराची की आवाम ने PTI को आजमाया। कैसे आजमाया जी? 29 MPA बने इनके, 14 MNA बने। सदर कहाँ से? सदर पाकिस्तान सबसे बड़ी सीट है, कहाँ से? कराची से। गवर्नर सिंध कराची से। वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कराची से। कश्मीर कमेटी के जो मिनिस्टर थे, चेयरमैन थे, कहां से थे? कराची से। फैसल वाडा साहब थे, क्या किया उन्होंने? अली जैदी साहब ने क्या किया? अगर खाली एक खान साहब के लिए गाना गाने से गवर्नरशिप मिलती है तो फिर मैं तो 3 गाने गा के गवर्नर बन जाऊं। भाई अच्छा। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने कराची के लिए क्या किया? कॉन्फिडेंट हैं अपने ऊपर। अगर इस तरह गवर्नरशिप मिलती, पर हमारी पार्टी में मिलती नहीं है ना। अच्छा। मुझे अफसोस इस बात का है। अच्छा, सदर आरिफ अलवी साहब, आपकी पार्टी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं आपसे वो ठीक पूछूंगी है। सवाल। सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो बारिश के पानी में उधर जाके सुपर हाईवे पे कश्ती ले गए, वो भी 1 फुट के पानी नहीं था उसमें। जब आपको अल्लाह ने मौका दिया, आप सदर पाकिस्तान बने, तो आपने कराची की आवाम के लिए क्या किया? रही करप्शन की बात, मैं दूसरे हलकों में नहीं जाता, ठीक है, मैं अपने हल्के गुलशन मेमार से लेकर सरजानी की बात करता हूं, जो इस टाइम NA 244 है, ठीक है, जिसमें फारूक आप उस सत्तार हल्के साहब से भी हैं? जी, मैं उस हल्के से ठीक हूँ। है। और फारूक सत्तार साहब उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं मुतहदा से, और हाफिज अब्दुल बर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। और आफ्ताब जहांगीर साहब PTI के कैंडिडेट हैं। अच्छा, अब आफ्ताब जहांगीर साहब जो है, उनके तरक्याती काम मैंने अपनी नजरों से देखे, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, अगर आप कहें तो मैं हल्फन कह सकता हूँ, अच्छा, हल्फन कह सकता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड काल के ऊपर लोगों को ले सकता हूँ। उनके तरक्याती काम में जी, ऑफिस से इनके पास थी 2018 की वीगो, ठीक है। उसके बाद तरक्याती काम शुरू हुए, इनके पास लेटेस्ट जो है वो 2019 की वीगो आ गई। इनके जो कोऑर्डिनेटर्स थे, सुने इनके जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनके पास भी आ गई। अच्छा, मैन होल जिस तरह बनाया जाता है, बदकिस्मती से है कि मेरे फोन अपडेट हुए, काफी तस्वीरें जो इनमें डिलीट हो गई। मैं आपको मैन होल की तस्वीरें दिखाता, जो समझे कि पूरी आबादी का एक मैन होल बनाया जाता है, जिस तरह खुदा की बस्ती है, एक एरिया खुदा की बस्ती, उसका मैन होल का जरा आपने ग्राउंड शक्ल बनाई और उसके ऊपर पहाड़ी पत्थरों से आप उसको जो है वो बना रहे हो। अच्छा। इन्होंने रोड बनाया जो एक बारिश नहीं टिक सका। उसके बाद तरक्याती फंड इनको हर MNA को मिलता है, इनको मिला तरक्याती फंड। इन्होंने प्राइवेट सोसाइटीज में उनसे प्लाट लेके उनके रोड बनाए, आवाम गई बाढ़ में, जिसका कोई एक वोट ही नहीं है, जहां आबादी ही नहीं है, जहां आबादी ही नहीं है वहां पे आपने रोड बनाए। आपने ये सारी चीजें हाईलाइट की? मैंने हाईलाइट की, मैंने आफ्ताब जहांगीर साहब को भेजी और इसका नतीजा भी निकला है। अच्छा। देखिए कराची की आवाम और दूसरे सबसे क्या मजे की नतीजा बात निकला? यह है, नतीजा ये निकला है कि इस टाइम NA 244 से, जिसमें आपका गुलशन मेमार आता है, सरजानी आता है, खुदा की बस्ती आता है, न्यू लियारी आता है, मंगू पीर का कुछ एरिया आता है, खैराबाद का कुछ एरिया आता है, उससे जो एक्स PTI की जितनी टीम थी, जिसमें उनके टाउन के सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, कारकुन, इवन के आज एक बहुत बड़ी तादाद में 200 से 250 कारकुन, जो लेडीज कारकुन थी, जो आफ्ताब जहांगीर के साथ जिन्होंने उनको विन कराया, उर्दू स्पीकिंग बोलने वाली हमारी बहनें थी, हमारे भाई थे, उन्होंने उससे विड्रा होके PTI से सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब जहांगीर की करप्शन देख के। अच्छा। इतनी करप्शन, आप इल्जाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर करप्शन का। अच्छा। अगर मैं अपने हल्के की बात करूंगा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं सैयद फैसल अली साहब से बात कर लूं कि वो इस बारे में क्या जवाब देना चाहेंगे। फैसल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैंने बड़ी इत्मीनान से मोहतरम की बात सुनी जी, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आपने बात सुनी। सबर और तहम्मुल के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसका कॉल पे हूँ कि ये पीपल्स पार्टी से इंसाफ का ताल्लुक है। जी जी। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा, एक तो मेरे ख्याल से जनरल इलेक्शन में ये गटर और एवरेज लाइन पता नहीं क्यों डिस्कस हो रही है, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपडेट हो जाए, ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, जनरल इलेक्शन है। दूसरा ये कि जिस इदारे के थ्रू PWD में इस वक्त पीपल्स पार्टी के अपॉइंट किए हुए तमाम लोग मौजूद हैं, सियासी भर्ती हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इदारों को तबाह किया है। कोई ठेकेदार, कोई आदमी अगर काम करना चाहता है ईमानदारी के साथ, तो सबसे पहले उनके एक्सपीएन आके खड़े हो जाते हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। हर ठेकेदार को डराते धमकाते हैं।
तो जो बल्दियात से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी ये नहीं करने दे रहे। इसके अलावा अच्छा काम खुद खराब कर रहे हैं और इल्जाम दूसरों को दे रहे हैं, दूसरे एमएनएस एमपीएस को दे रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगर हम इतने बुरे हैं, हमने हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, हमने कराची के लिए कुछ नहीं किया, तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड देना आप हमें। आप हमारा झंडा क्यों उतार देते हैं? आप हमारे बैनर क्यों फाड़ देते हैं? आप हम पे झूठे पर्चे क्यों कराते हैं? ये भी पॉइंट है, ठीक है। कराची के इस वक्त तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। अच्छा। तो उन्होंने तो हर इदारे में अपनी सियासी भर्तियां करी हुई है, पुलिस को इन्होंने तबाह किया हुआ है। जहां दिल चाहता है एफआईआर कटवा देते हैं, जहां दिल चाहता है जिसको सजा दिलवा देते हैं। तो इन चीजों से इनको सीखना चाहिए, इनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 8 तारीख दूर नहीं है, फैसला हो जाएगा। लेकिन कराची में अमन अमान रखे पीपल्स पार्टी और एनजीएम। यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये लोग इस तरह लड़ रहे हैं जैसे इनकी कोई जायदादों के मसले हों। इस तरह से आप देखें ना, वो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। कराची इतनी मुश्किल से खान साहब ने इन लोगों से आजाद कराया था, बदकिस्मती से ये लोग कराची को वहीं लेके आ गए। अच्छा मलिक मोहम्मद इरफान साहब, मैं आपसे वो सवाल जो मैंने कहा था कि मैं पूछूंगी आप पे, क्योंकि आवाम पूछती है। जी आवाम, ये हमारा ही राब्ता होता है आपसे, जाहिर है डायरेक्ट तो आपसे कैसे पहुंच होगी उनसे, कैसे वो बिलावल भुट्टो से डायरेक्टली वो बात करेंगे। तो सवाल उनका ये होता है कि पीपल्स पार्टी में या नून लीग में हम देखते हैं कि मौरूसी सियासत है। क्यों? आपके पास क्या, जो आपके जो लीडर्स होते हैं उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आगे आपकी लीडरशिप को सपोर्ट कर सके या लीडरशिप की सीट संभाल सके? जी बिल्कुल, आपकी बात सुनी। ये कोई मारूसी सियासत नहीं है, ये अवाम के मुंतखिब हैं। अब अवाम लाइक करती है बिलावल भुट्टो को, अवाम लाइक करती है। हम अवाम की नुमाइंदगी करने बैठे हुए हैं यहाँ पे, अवाम की नुमाइंदगी करने बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। तो अवाम लाइक करती है बिलावल भुट्टो को, उन्होंने उसको चेयरमैन बनाया। अब बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के हर हल्के से तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हर हल्के से जो इलेक्शन लड़ रहे वो एक कारकुन है। वो कोई आप कराची से उठा के देख लें, कोई वडेरा नहीं है लाजमी, या वो बिजनेसमैन है या वर्कर है, लेकिन वो 10-10, 20-20, 30-30 सालों से, और वो वही कारकुन है जिन्होंने जेलें भुगती हैं। आप ये बताएं कि धमाका होता है तो पीपल्स पार्टी के जलसों में होता है, जैसे मोहतरमा पे कारसाज में हुआ। फांसी लगती है तो पीपल्स पार्टी के कायदीन को लगती है। एफआईआर है, मेरे भाई सीनियर भाई बोल रहे थे, ये अभी जो सैयद फैसल अली साहब बोल रहे हैं कि कंपेन नहीं की दी जा रही है। हमारे हल्के में, मैं अपने हल्के की बात करूं, सुने, वो तो फिर कह सकते हैं कि उनके भी लीडर पे फायरिंग हुई, उनके भी नहीं। अभी एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि हमारे साथ हमारे एक भाई हैं न्यू लियारी से, उन्होंने पीटीआई से, कभी ऐसा नहीं हुआ, सुने, उन्होंने पीटीआई को छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, अपनी मर्जी से ज्वाइन की। अच्छा, ठीक है। जिस दिन उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, अगले दिन उन पे फायरिंग हुई न्यू लियारी में। ये आफ्ताब जहांगीर के गुंडों ने कराई। पीपल्स पार्टी ने बत्ता माफिया से, कब्जा माफिया से कराची को आजाद कराने की पूरी कोशिश की और तकरीबन करा दिया। लेकिन जब इनके एमएनएज आए, सुने, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, माफिया बहुत है, टैंकर माफिया से लेके, मैं बता रहा हूँ, आप किसी आप अगर मुझे बोलेंगी तो यहाँ पे तो खैर कोर्ट तो नहीं लगी, वरना गवाह भी मैं पेश करूं। मैं कह रहा हूं कि मैं दूसरे हलकों में नहीं जा रहा। आवाम चीखती है। देखिए, सुने, बात सुने, हमारे हल्के में अगर आप छोटा बात करें, मैं फिर हमारे हल्के में एक छोटा सी आप एक कंपेन कर लेना तो आपको बता दिया जाएगा कि हमारे हल्के में खाली प्लाटों के कब्जे किसने कराए, टैंकर, सुने, टैंकर माफिया से पैसे किसने लिए, भत्ता किसने लिया। और अभी ये बोल रहे हैं कि जी हमें इलेक्शन लड़ने के लिए हमें प्लेन फील्ड नहीं मिल रही। सब लास्ट वन लाइनर में आपसे भी लेना चाहूंगी फैसल अली साहब। तो मेरी हमदर्दियां जो है ना पीपल्स पार्टी के उन वर्कर्स के साथ हैं जिनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, बल्कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर आप देख लें, सर्वे कर लें, जितने लोगों को टिकट दिया है वो सारे मुख्तसर है सर, मैसेज जल्दी दे दें आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, 15 साल से इन्हीं लोगों की हुकूमत है, ये काम इन्होंने ठीक करने थे सारे, ठीक है, इन्होंने छुड़वाने थे, सर मैसेज दे दे, बहुत मुख्तसर, इन्होंने बंद करवाने थे। ये तो अपने आगे पीछे पुलिस गार्ड लेके चलते हैं, पुलिस की मोबाइल लेके चलते हैं, पुलिस तो इनकी नौकरी पे लगी हुई है। ठीक है, काम इन्होंने ठीक करवाने थे, ये हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद फैसल अली साहब, आपने वक्त निकाला अपने कीमती वक्त में से, बहुत शुक्रिया। जमाल अहमद साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद इरफान साहब, आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन, हालात जैसे भी हो, लेकिन अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
आपका वोटर बहुत बाशऊर है और अब वो सब कुछ जानता है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।